नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे में हम आपको न्यूज हेडक्वार्टर में देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे और ये खबरें 1 मिनट के भीतर होंगी। तो चलिए पहली खबर आपके सामने रख देते हैं। दिल्ली से जुड़ी खबर है। दिल्ली के स्कूलों को भेजे गए धमकी भरे ईमेल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 12वीं के छात्र के बाद अब एक एनजीओ और एक राजनीतिक पार्टी भी जांच के दायरे में आ गई है। पुलिस का दावा है कि धमकी भरे ईमेल भेजने के मामले में 12वीं क्लास के जिस बच्चे की पहचान की गई थी उसके पिता एक एनजीओ चलाते हैं और उनके एनजीओ का रिश्ता एक राजनीतिक दल से है। अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने वालों में आरोपी बच्चे के पिता का एनजीओ भी शामिल था। इस बच्चे ने कम से कम 400 से भी ज़्यादा स्कूल्स को ये ईमेल भेजी थी। पूरे परिवार की भी बैकग्राउंड प्रोफाइलिंग करने से ये पता चला कि इस बच्चे के एक अभिभावक जिस संस्था में काम करते हैं वहाँ पे एक एनजीओ एक्टिव रूप से काम करता है और इस एनजीओ का एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ डीप कनेक्शन भी हमको मिला है। पुलिस के जांच के दायरे में आए एनजीओ और राजनीतिक दल का नाम नहीं बताया, लेकिन उसने इतना जरूर बताया कि आरोपी छात्र ने धमकी वाले ईमेल भेजने के लिए डार्क वेब, प्रॉक्सी सर्वर के अलावा और भी हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने धमकी भरे ईमेल्स के मामले में एनजीओ और राजनीतिक पार्टी का जिक्र तो किया, लेकिन नाम नहीं बताया। जो बात पुलिस ने नहीं बताई उसके बारे में बीजेपी ने एक बड़ा दावा किया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगा दिया है कि दिल्ली के स्कूल में भेजे गए धमकी भरे ईमेल के पीछे आम आदमी पार्टी है। के पीछे के लोग जो हैं उसके तार समझ लीजिएगा, वो तार है देशद्रोही से जुड़े हुए। फिर कह रहा हूँ महिला है, लेकिन आपके माता पिता ने अफजल गुरु की माफी के लिए राष्ट्रपति की चिट्ठी पे साइन की थी। सचदेवा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में चुनाव के समय दंगे का माहौल बनाने और दिल्ली के लोगों को डराने की कोशिश शुरू हो जाती है। ये बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी पूर्वांचली समाज के लोगों के वोट कटवाना चाहती है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आतिशी की मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आतिशी के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज कराई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने आतिशी पर इलेक्शन कैंपेन में सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल का आरोप लगाया। जांच में पता चला कि आतिशी को सरकारी गाड़ी पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने दी थी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर भी एफआईआर दर्ज करा दी गई। प्रवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है। कब से जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के एफआईआर भी फाइल हो गई। आतिशी पर एफआईआर दर्ज हुई तो केजरीवाल का भी पारा हाई हो गया। मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। एक मुकदमा आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी दर्ज किया गया। आरोप है कि केजरीवाल की पार्टी ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो अब दुश्मनों की टेंशन बढ़ाने वाली खबर। भारत ने तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया है। देश में तैयार की गई इस मिसाइल ने टेस्ट फायर के दौरान टारगेट पर अचूक निशाना लगाया। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस मिसाइल के 3 टेस्ट किए गए और तीनों पूरी तरह कामयाब रहे। ...230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार वाली नाग MK2 मिसाइल 4 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को 17 से 18 सेकंड के भीतर नेस्तनाबूद कर देती है। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ये मिसाइल DRDO के यूनिफाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे दागने के बाद दोबारा दिशा बताने की जरूरत नहीं होती। ये हर मौसम में काम कर सकती है। नाग मिसाइल को DRDO ने 300 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया है। इसका पहला सफल परीक्षण 1990 में किया गया था। इसके बाद से ही इसे लगातार टेस्ट किया जा रहा था और हर बार इसमें नए फीचर्स जोड़े जा रहे थे। इसके कामयाब टेस्ट के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और सेना को बधाई दी।
रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि नाग MK2 मिसाइल अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बात प्रयागराज महाकुंभ की कर लेते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान में भारी भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव के जयकारे लगाते साधु संतों के संगम तट पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे। अमृत स्नान की शुरुआत जूना अखाड़े के साधु संतों ने की। शरीर पर भस्म लपेटे संतों का समूह संगम की तरफ बढ़ा तो रास्ते के दोनों तरफ खड़े लोग भी उनके साथ महादेव के जयकारे लगाने लगे। इसके बाद एक अखाड़ों के साधु संत आते गए और स्नान करके लौटते गए। स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों के लिए अलग अलग 30 से 40 मिनट का समय पहले ही तय कर दिया गया था। अमृत स्नान के बीच योगी सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। फिलहाल संगम नगरी की हालत यह है कि घाट तक जाने वाले सभी रास्तों पर श्रद्धालुओं की 8 से 10 किलोमीटर लंबी कतार है। संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा है कि पैर रखने की जगह नहीं है। हालात बेकाबू न हो जाएं, इसे ध्यान में रखते हुए आर्मी को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। अगला अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा। और अब आपको अहमदाबाद ले चलते हैं और दिखाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पतंगबाजी की तस्वीर। मकर संक्रांति पर अमित शाह ने अहमदाबाद में एक सोसाइटी की छत से खूब पतंग उड़ाई। अपनी पत्नी सोनलबेन शाह के साथ गुरुकुल इलाके की शांति निकेतन सोसाइटी पहुंचे अमित शाह ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद सोसाइटी की छत पर पतंगबाजी शुरू हो गई। अमित शाह ने हाथों में पतंग की डोर पकड़ी और पेच लड़ाए जाने लगे। कभी धागे को ढील देते तो कभी कसते। मांझे की चरखी घूमती रही और पतंगबाजी चलती रही। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ थे। इससे पहले शांति निकेतन सोसाइटी में महिलाओं और बच्चों ने अमित शाह का गर्मजोशी से स्वागत किया। रंगोलियों से सजी सोसाइटी में पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुजरात में पतंगबाजी की परंपरा है। लोग छतों पर इकट्ठा होते हैं और साफ आसमान का आनंद लेते हुए पतंगबाजी करते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में नाथ परंपरा के मुताबिक बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका निभा रहे योगी आदित्यनाथ ने सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में नाथ संप्रदाय के दूसरे साधु संतों के साथ पंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार पूजा की। इसके बाद बाबा गोरखनाथ को विधि विधान के साथ आस्था की खिचड़ी का भोग लगाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान गोरखनाथ के सभी नागरिकों के सुखमय जीवन और देश के कल्याण की भी प्रार्थना की। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए गोरखनाथ मंदिर के पट खोल दिए गए। मान्यता है कि बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मन्नत मांगने वाला कभी निराश नहीं होता। गोरखपुर में मकर संक्रांति का पर्व हर साल एक दिन बाद मनाया जाता था, लेकिन इस बार शुभ लग्न को देखते हुए 14 जनवरी को ही गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई गई। नवी मुंबई में एक दिल दहलाने वाला हादसा हो गया। एक कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। कार की रफ्तार कितनी तेज थी और टक्कर कितनी जोरदार थी, इस बात का अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। हाथ में थैला लिए एक महिला चली आ रही थी और उसके सामने से एक युवक मोबाइल पर बात करता हुआ आ रहा था। तभी अचानक एक कार ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रास्ते पर पैदल चल रहे दोनों ही लोगों में किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। महिला सड़क के किनारे लगे साइन बोर्ड से टकराती हुई कई फीट दूर जा गिरी। कार की टक्कर से युवक का भी वैसा ही हाल हुआ। वो सड़क पर कई फीट दूर जा गिरा। इसके बाद हादसे को अंजाम देने वाले ड्राइवर की कार सड़क के किनारे खड़ी दूसरी कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
चलिए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ चलते हैं। यहाँ टीचर्स को सर्दी लगी तो उन्होंने बच्चों के लिए मंगवाई गई किताबों को जलावन बनाकर हाथ सेक लिए। मामला करमोरा के सरकारी स्कूल का है, जहां बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले टीचर ठंड से बचने के लिए किताबें जलाकर हाथ सेकने लगे। एनडीटीवी इंडिया की टीम ने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि किताबें बच्चों के बीच बांटने के लिए मंगवाई गई थीं। कुछ लोगों ने दलील दी कि ये किताबें सिलेबस से बाहर हो गई हैं, बच्चों के किसी काम की नहीं है, इसलिए इन्हें जला दिया गया है। इस बारे में हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। लिहाजा ये जलाई जा रही किताबें नई है या पुरानी, यह फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन यही सवाल खत्म नहीं होते। अगर ये किताबें आउट ऑफ सिलेबस हो गई थीं तो सरकारी पैसे से खरीदी गई ये किताबें रद्दी में बिक सकती थीं और उससे मिलने वाले पैसे सरकार के खजाने में जाते। इसके अलावा देश की परंपरा में किताबों यानी ज्ञान का दर्जा सबसे ऊपर होता है, उन्हें जलाया नहीं जाता। किताबें जलाकर हाथ सेकने वालों को ये बात भी समझ में नहीं आई। बात कर लेते हैं क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटे टीम इंडिया के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में पहुंचकर भगवान बालाजी के दर्शन किए। इसके लिए वो घुटनों के बल चलकर मंदिर पहुंचे। घुटने के बल मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने वाला ये वीडियो नीतीश रेड्डी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। रेड टी शर्ट और डार्क ट्रैक पैंट में घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते नीतीश रेड्डी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज 22 जनवरी से शुरू हो रही है। इस सीरीज के लिए नीतीश को भी टीम में चुना गया है। इन दिनों वे इसी सीरीज की तैयारी में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर नीतीश ने इस सीरीज में भी अच्छे प्रदर्शन की प्रार्थना की है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट डेब्यू करने वाले नीतीश रेड्डी ने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कमाल किया था। उस सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन तो अच्छा नहीं रहा था, लेकिन नीतीश अपनी धाक जमाने में कामयाब रहे थे। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद ही वो बालाजी की शरण में पहुंचे और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टी का खेल शुरू हो गया है। पहले दिन मदुरई में लोगों ने अपना दम दिखाने के लिए बैलों से 2-2 हाथ किए। इस दौरान भीड़ देखकर बैल भड़क रहे थे, लेकिन लोगों का जोश भी हाई था। मदुरई के अवनियापुरम गांव में हुए इस मुकाबले में लोग सींग पकड़कर बैलों को वश में करने की कोशिश करते रहे और बैल उन्हें बारी बारी से जमीन पर पटकते रहे। इस बार जीतने वालों के लिए बड़ा इनाम रखा गया। विजेता बैल को 11 लाख रुपए का ट्रैक्टर बतौर इनाम और बैल पालने वाले को 8 लाख रुपए की कार देने की बात कही गई। इनाम बड़ा था, इसलिए बैलों की मार खाने के बाद भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ। मदुरई में जल्लीकट्टू के 2 और मुकाबले बाकी हैं। अगली टक्कर पलूमेडु में 15 जनवरी को और उसके बाद अलंगनल्लूर में 16 जनवरी को होगी। मदुरई जिला प्रशासन का कहना है कि एक बैल जल्लीकट्टू की एक ही प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन के बिना बैलों को काबू करने वालों और बैलों के हिस्सा लेने पर भी पाबंदी है। अब आपको ले चलते हैं गुजरात के कच्छ, जहां आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ तस्वीर आई है। देसी विदेशी पतंगबाजों ने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में अपना कमाल दिखाया है। नतीजा ये हुआ कि सफेद रेगिस्तान कहे जाने वाले कच्छ के आसमान पर जैसे पतंगों की बादशाहत कायम हो गई और पतंग भी एक से बढ़कर एक। मिकी हाउस, डोनाल्ड डक जैसे मशहूर कॉमिक कैरेक्टर से लेकर अलग अलग देशों के झंडे तक आसमान में सबकी उड़ान देखने लायक थी। गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड और कच्छ जिला प्रशासन के सहयोग से मनाए गए इस फेस्टिवल में कुछ पतंगें तो ऐसी भी थीं जिन्हें कई लोगों की मदद के बाद उड़ाया जा सका। ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का कच्छ एडिशन है। कच्छ के धोरडो गांव में चल रहे इस फेस्टिवल का उद्घाटन वैसे तो सोमवार को ही हो गया था, लेकिन असली रंगत मकर संक्रांति के मौके पर दिखाई दी। पतंगबाजी के शौकीनों में ये किस कदर पॉपुलर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इसमें भारत के अलावा बेलारूस, भूटान, कोलंबिया, डेनमार्क समेत 11 देशों के पतंग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। पतंग महोत्सव में आए विदेशी मेहमानों ने धोरडो गांव में की गई शानदार मेजबानी की खुले दिल से तारीफ भी की। दक्षिण अफ्रीका के स्टिनफोन्टेन शहर में बड़ा खदान हादसा हुआ है। यहाँ सोने के खदान में काम कर रहे कम से कम 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये सारे लोग सोने की खदान में अवैध खुदाई के लिए गए थे और लंबे समय से खदान में ही फंसे हुए थे।
बचाए गए मजदूरों के मोबाइल से मिले 2 वीडियो में खदान के भीतर पॉलिथीन बैग में पैक लाशों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इनकी मौत भूख से हो गई। जिस खदान में यह हादसा हुआ वो दक्षिण अफ्रीका की सबसे गहरी खदानों में से एक है। इसकी गहराई करीब 2.5 किलोमीटर है। मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले संगठन का आरोप है कि पुलिस ने खदान से निकलने के लिए लगाई गई रस्सियां काट दी थीं, जिसकी वजह से मजदूर फंस गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि खदान में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वो आने को तैयार नहीं हुए। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदान में अवैध खनन के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। बड़ी कंपनियां कम मुनाफे के चलते जिन खदानों को बंद कर देती हैं, उसमें अवैध तरीके से खुदाई शुरू हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे सैकड़ों खदानें हैं जिनमें कम से कम 500 मजदूरों के फंसे होने की बात कही जा रही है। दक्षिण अफ्रीका से लड़ते दक्षिण अमेरिकी आर्थिक संकट से लड़ते दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई। बोलिविया की मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पूर्व राष्ट्रपति एवो मोरालेस के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति लुइस आर्से की नीतियों ने मुल्क को बदहाली के कुएं में धकेल दिया है। बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति मोरालेस पर अब एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न का आरोप है। राजधानी लापाज में इसी मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन मोरालेस के खिलाफ राजनीतिक साजिश का आरोप लगाकर 100 किलोमीटर दूर से पहुंचे समर्थकों ने राजधानी लापाज में बवाल कर दिया। पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों का आरोप है कि मौजूदा सत्ता मोरालेस को राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर करने के लिए साजिश रच रही है। इस बवाल के बीच मोरालेस ने भी सुनवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। मोरालेस के वकीलों का इल्जाम है कि उन्हें सुनवाई की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी गई। बोलिविया में 7 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा इस टकराव को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में आग पर काबू पाने का अब तक का हर उपाय नाकाफी रहा है। अब माना जा रहा है कि 2 दिन में हवा तेज हो सकती है और लपटें एक बार फिर से ऊंची हो सकती है। लिहाजा फायर फाइटिंग में लगी टीम जंगल की आग पर काबू पाने के लिए हवाई जहाज की मदद से सैकड़ों हजारों गैलन फ्लेम रिटार्डेंट्स का छिड़काव कर रही है। जिन जगहों पर फायर फाइटर्स का पहुंचना मुश्किल है, वहां इनका इस्तेमाल आग पर काबू पाने में मददगार होगा। ये गुलाबी केमिकल यूं तो आम लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कई लोग वन्य जीवों पर इसके असर को लेकर चिंतित हैं। हालांकि आग पर काबू पाना अमेरिका की पहली प्राथमिकता है, इसलिए सरकार किसी भी ऐतराज को भाव देने के मूड में नहीं है। पलिसेड्स और ईटन के जंगलों में आग कैसे भड़की, इस पर कैलिफोर्निया के प्रशासन ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन आग से प्रभावित लोगों का दावा है कि न्यू ईयर डे सेलिब्रेशन के दौरान किसी तरह आग भड़की और हालात ऐसे बिगड़े कि अब तक काबू से बाहर हैं।